नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। न्यूज रूम लाइव में खबरों पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले सुर्खियों पर नजर डालेंगे कि आज की वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जो पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली हैं, जिस पर पक्ष विपक्ष की तरफ से वार पलटवार होगा और देश दुनिया में चर्चा रहेगी। आज सबसे पहली बड़ी खबर जिस पर नजर बनी रहेगी, आज संसद में फिर से हंगामा हो सकता है और ये हंगामेदार सत्र रहने का आसार आज भी नजर आ रहा है। तो बिल्कुल इसके बाद बात होगी कैबिनेट की मीटिंग को लेकर और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज शाम को ये मीटिंग करेंगे जिसमें न्यू टैक्स रिजीम को लेकर चर्चा की जाएगी। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दिल्ली की, यानी दिल्ली में कल नतीजे निकलकर सामने आने हैं। अब मात्र और मात्र 12 से 15 या 18 घंटे बचे हुए और 18 से 20 घंटे के बाद ये चुनावी नतीजे निकलकर सामने आएंगे। यानी 5 को ये मतदान हुआ था और 8 को नतीजे निकलकर सामने आने हैं। सभी लोग इंतजार में। तो बिल्कुल इसी के साथ दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर ही आगे बात होगी, जहां पर आपको बता दें कि कल जो नतीजे सामने आने वाले हैं उससे पहले आम आदमी पार्टी की बैठक जो है वो की जा रही है, जिसमें सभी 70 के 70 विधायक शामिल होंगे और ये मीटिंग काफी अहम रहने वाली है। इधर जरा यूपी के आगरा की बात करें, जहां पर एक व्यक्ति की मौत हुई है और पुलिस की कस्टडी में इस व्यक्ति की मौत हुई है। मौत का कारण क्या है वो भी आपको विस्तार से बताएंगे, कैसे मौत हुई है, किन वजहों से हुई और अभी इस पूरे मामले में पुलिस की क्या कार्रवाई रहेगी, ये तमाम चीजें बताएंगे। लेकिन आज सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे न्यूज रूम लाइव की, और ये बड़ी खबर होगी संसद को लेकर, क्योंकि संसद में आज फिर से हंगामा देखने को मिल सकता है। ये बजट सत्र चल रहा है और आज भी संसद में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कल जब सत्र शुरू हुआ था तो शुरू के बाद ही विपक्ष संसद में जमकर हंगामा कर रहा था और भारतीयों के डिपोटेशन चर्चा की मांग जो है वो विपक्ष कर रहा था और उसी चर्चा के बीच वार पलटवार भी हो रहा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जवाब दिया था कि ये एक नीति है, अमेरिका की नीति है और अमेरिका की नीति पर भारत में राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को उठाया हुआ है कि आखिर भारतीय प्रवासियों को जो अवैध तरीके से अमेरिका के अंदर घुसे थे उनको इस हालात में कैसे भारत में लौटाया गया है, इस कंडीशन में कैसे उन्हें भारत में लौटाया गया है, क्यों उनके हाथों में जो हथकड़ी थी या जो बेड़ियां थी वो लगाई गई थी और उसके बाद उनको भारत में लाया गया था। रूपाल, तो बिल्कुल यहाँ पर ये बहुत अहम है, जिसको लेकर अब संसद में विपक्ष जो है जमकर हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुद्दा जो है भारतीयों के डिपोटेशन का वो चर्चा में आ चुका है, जिसको लेकर कल विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी राज्यसभा में इसका जवाब दिया और जो 104 भारतीय जो डिपोर्ट किए गए हैं उनको लेकर पूरी बात अपने राज्यसभा में सामने रखी। और फिलहाल ये आप देखिए कि किस तरीके से सदन की कार्रवाई में हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तो फिलहाल सदन की कार्यवाही जारी है और सदन में आज फिर से हंगामा हो सकता है। विपक्ष लगातार इस बात को रिपीट कर रहा है कि जो भारत में लौटे लोग एडमिनिस्ट्रेशंस को फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, महिलाओं के और बच्चों के हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव करना, ये इस पूरे हमारे कार्यक्रम का फोकस रहता है। और इसमें हम जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ऐसे तमाम कार्यक्रम चलाते हैं जिसके माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि हमें बेटर हेल्थ आउटकम्स मिल सके और एमएमआर आईएमआर में डिक्लाइन हो। जो प्रश्न स्पेसिफिकली माननीय सदस्य ने आदिवासी या दूर दराज के इलाकों के लिए उठाया है उसके संबंध में मैं उन्हें सूचित करना चाहती हूं कि हमारे स्पेशल आउटरीच कैंप्स चलाए जाते हैं जिसमें मोबाइल मेडिकल टीम्स भी इन दूर दराज के इलाकों में जाती हैं और जहां हम जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी ट्रेस करते हैं, ट्रैक करते हैं, उन्हें तमाम जो सुविधाएं हम दे रहे हैं वो सुविधाएं उनको देने की कोशिश करते हैं। और उसमें बहुत सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज भी होती हैं जो कई बार हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे कि हम एमएमआर और आईएमआर को कम कर सके और मैटरनल और इन्फेंट हेल्थ आउटकम्स को हम इम्प्रूव कर सके। ऑनरेबल मेंबर प्लीज सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक दुर्गम और गंभीर बीमारी है जिसमें नसों और मांसपेशियों का आपसी संपर्क टूट जाता है। ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी डीएमडी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली दुर्लभ बीमारियों में से एक है। मांसपेशियों की कमजोरी के कारण बनने वाली इस समस्या के शिकार लोगों के लिए
जीवन के सामान्य कामकाज कहीं कठिन हो जाती है। ये दोनों बीमारी न केवल बच्चों के लिए बल्कि उनके माता पिता के लिए जीवन भर का संघर्ष बन जाती है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA और ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी DMD जैसी बीमारियों में पीड़ित बच्चों के इलाज की समस्या बेहद गंभीर है। ये बीमारियां 5 वर्ष से के कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है, लेकिन इसके उपचार के लिए उपलब्ध जीन थेरेपी और अन्य दवाइयां अत्यंत महंगी है, जिसकी लागत 2 से 3 करोड़ प्रति वर्ष प्रति बच्चा तक पहुंच जाती है। इतनी महंगी दवा के कारण एक सामान्य और गरीब परिवार के बारे में सोच नहीं सकता और उपचार के अभाव में कई बच्चों की मृत्यु हो जाती है। मेरा मंत्री से प्रश्न यह है, क्या सरकार जीन थेरेपी और SMA DMD जैसी बीमारियों के लिए सस्ते इलाज उपलब्ध करने हेतु कोई विशेष योजना लाने पर विचार कर रही है और इसके लिए NHM के तहत एक समर्पित रेयर डिसीज ट्रीटमेंट फंड बनाने की कोई योजना है क्या, जिससे जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय सहायता मिल सके? माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आग्रह कर दूं, सभी नए पुराने अनुभवी आप अगर लिखकर भी लाए ना प्रश्न पूछने के लिए, तो संक्षिप्त में लेकर आए और माननीय मंत्रीगण से भी अपेक्षा रहेगी वो उनका संक्षिप्त में। तो सदन की कार्यवाही जारी है। अपना अपना तर्क जो वहां पर बैठे सांसद हैं वो रख रहे हैं, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष कह रहे हैं कि जितना भी हो सके संक्षेपित लाएं, ज्यादा मत बोले ताकि समय सबको मिले और समय के साथ साथ तर्क संगत बातें आम लोगों तक पहुंचे, उसका कोई ना कोई फीडबैक आउटकम निकल कर आए, जिस उद्देश्य के साथ ये संसद चलता है और इस देश की प्रगति विकास के लिए इसका सबसे बड़ा उद्देश्य भी रहता है। अब जरा आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे। आज मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और आज शाम को ये बैठक हो सकती है। इसमें कई सारे फैसले लिए जा सकते हैं और ये बैठक नए आयकर बिल को इसमें मंजूरी मिल सकती है, जो सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि आज इस बैठक में इस पर भी मंजूरी मिल सकती है। रूपाल, तो बिल्कुल आपको बता दें, यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम को लेकर, न्यू इनकम टैक्स बिल को लेकर आज मंजूरी मिल सकती है और इसी में आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। उस बैठक में ये माना जा रहा है कि नए आयकर बिल को मंजूरी मिल सकती है। केंद्र सरकार का दावा है कि नया कर विधेयक अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ये जो पूरा न्यू इनकम टैक्स बिल है यानी न्यू इनकम टैक्स रिजीम है, इसे हर चीज में ध्यान में रख के किया गया है और बदलाव जो है इसमें काफी सारे होंगे, जिसमें से नए कानून को संक्षिप्त बनाया गया है क्योंकि इसमें पुराने प्रावधानों को पूरी तरह से हटा दिया है, जिससे ये आम लोगों के लिए बोझ जो है वो साबित नहीं होगा, तो लाभकारी जो है वो लोगों के लिए साबित होगा और आज शाम को इसे मंजूरी जो है ये मिल सकती है। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था, मुझे देश को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि नया आयकर विधेयक न्याय की भावना को आगे जो बढ़ाया जाएगा, तो आज शाम को इसको मंजूरी मिल जाएगी। और ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो आम जनता है उसके लिए ये अब एक बोझ साबित नहीं होगा। तो फिलहाल इसको लेकर अगर बात की जाए तो कैबिनेट की जो मीटिंग है वो शाम को होने वाली है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस बिल को लेकर साफ तौर पर आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि नए आयकर बिल को मंजूरी जो है वो मिल जाएगी। अगले हफ्ते जो है संसद में ये बिल पेश किया जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल काफी सारी चीजें हैं जो इस बिल के आने के बाद चेंज होंगी। बिल्कुल, और उसी बदलाव के लिए ये नया जो बिल है वो आ सकता है, जिसके लिए आज कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। पीएम मोदी की जो कैबिनेट है उसकी बैठक होने वाली है और मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि शुक्रवार को यानी आज के दिन शाम के समय ये बैठक होगी और इस बैठक में इस बिल पर मंजूरी मिल सकती है और सोमवार को लोकसभा में इसे पेश भी किया जा सकता है, यानी आने वाला जो सोमवार है उस दिन ये लोकसभा में पेश हो सकता है और सहमति के साथ इस बिल को वहां से जो है वो पास करवाया जा सकता है। हालांकि ये लोकसभा का मुद्दा है, लेकिन नया जो बिल आएगा इसमें कोई टैक्स नहीं रहेगा। इससे पहले जब 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमण की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से, उन्होंने साफ तौर पर नए जो टैक्स रिजीम है वो भी सामने रखा था और उसमें कई सारी डील भी मिडिल क्लास के लोग जो हैं उनको मिली थी। 12 लाख तक इस दायरे को बढ़ाया गया था। पहले ये दायरा 7 लाख तक था, जो 7 लाख सालाना आय जिसकी है वो टैक्स नहीं भरता था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया था।
नया आयकर बिल, इसमें क्या क्या है, 1961 के इनकम टैक्स कानून की जगह यह लेने वाला है। इसको यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं इसको और भी यहाँ पर बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और इसकी जगह आज ये लेने वाला है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से इसे बनाया जा रहा है और लोग इसे आसानी से समझ सके उस पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और नए जमाने की जरूरत का ख्याल होगा, क्योंकि अब नया जमाना है, जाहिर सी बात है, जमाना बदलता है तो जमाने के साथ साथ हर चीज बदलती है, खान पान बदलता है, पहनावा बदलता है और भी सारी चीजें बदलती हैं और इसमें बेहतरी लाने के लिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं और इससे कहीं ना कहीं आम लोगों को सीधा सीधा इसका फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की तरफ से यह एक बहुत बड़ा तोहफा भी माना जा सकता है। दिनेश जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जरा उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो बैठक आज होने वाली है कितने मायनों में ये महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। दिनेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए सर। जी रूपाली जी और आपको शीतल जी प्रणाम। देखिए अभी जैसे कि पिछले हफ्ते जैसे कि बातचीत हो रही थी और दूसरा जैसे कि अपना इससे पहले भी कहीं ना कहीं चर्चा इस बारे में चलती रही है और दूसरा जैसे कि जब बजट पेश किया गया तो उस वक्त भी निर्मला सीतारमण जी ने बताया था इस बारे में कि जल्दी हम लोग जो है नए जो है इनकम टैक्स जो है बिल लेके आएंगे, क्योंकि वो जरूरी है कि जैसे इससे पहले कॉलोनियल जो रूल के समय के जो काफी सारे जो मतलब पुराने जो आउटडेटेड जो बिल्स हैं उनको मतलब बार बार जैसे चेंज करने की कहीं ना कहीं जैसे कि नए जमाने की सब जैसे आपने जानकारी आपने रूपाली ने मतलब पूरे तरीके से बताई सब चीजें, तो मैं इसको थोड़ा अलग बताने की कोशिश करूंगा। देखिए 1961 का जो इनकम टैक्स जो एक्ट था तो उसके मुताबिक जो उसमें जो चीजें थी तो वो अभी के हिसाब से कहीं ना कहीं आज के परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं उसमें कोई रुकावटें हैं और आगे जैसे कि मतलब कि वर्किंग जो स्टाइल है लोगों का तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानी जो है उनको रुकावटों को जो है उनको दूर करने के लिए और शीतल जी इसमें अमेंडमेंट्स करने का जो है फैसला लिया गया था और उसी को लेकर जैसे कि मतलब कि अमेंडमेंट जैसे करने का और वो कैबिनेट वगैरह पहले उससे पहले बात करके और 12 लाख तक की जो छूट देने का और अन्य जो चीजें जो है उसमें राहतें देने का और डीक्रिमिनलाइज करने का, यानी कि पहले क्या था कि जैसे कोई भी किस तरह का इनकम टैक्स जैसे कि अगर कोई वायलेशन होता था तो एक तरह से क्रिमिनलाइज होता था, वो उसको लेकर के कहीं ना कहीं उसको क्रिमिनलाइज किया जाता था, पेनलाइज किया जाता था, तो उसको थोड़ा आसान बना करके यानी कि आम आदमी के लिए उसको दंडात्मक नहीं मतलब कि दंड नहीं, उसको एक तरह से रिफॉर्म करने का एक रास्ता था। तो मतलब इनडायरेक्टली दिनेश जी ये कहा जा सकता है जो समय पर टैक्स नहीं भरेगा उसके लिए भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, उसका दायरा भी बढ़ेगा। हाँ, बिल्कुल। कि आपके लिए समय बढ़ जाएगा या कोई आसान तरीका होगा? बिल्कुल सरल तरीके से ये रहेगा कि जैसे मैं छोटी बताता हूँ, जैसे कि पहले क्या होता था कि जैसे कोई अगर किसी ने अगर अपने उसमें कोई टैक्स उसका बन रहा है और अगर नहीं भरा तो उसके लिए एक तरह से मतलब उसमें बहुत भारी पेनल्टी और उसके साथ मतलब उसमें एक तरह से दंडात्मक जैसे यानी कहीं ना कहीं पेनल एक्शन और उस तरह की चीजों का होता था, प्रावधान होता था। लेकिन अब वो चीजें हैं कि जैसे अगर कोई टैक्स अगर बन रहा है और उसमें अगर व्यक्ति ने नहीं भरा है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कि अगले साल जैसे उसका कोई टैक्स बनेगा या टीडीएस कोई कटेगा तो उसमें से एडजस्ट होगा। बाकी साथ में जैसे एक तरह से मतलब इंटरफेस जैसे एक तरह से मतलब कि एआई के जरिए जो है वो मतलब सब चीजें हो जाएंगी, यानी कि फेसलेस एक तरह से रिकग्निशन के द्वारा और बाकी जैसे कहीं पर उसको व्यक्ति को टैक्स पेयर जो है उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी को लेकर के आज जो कैबिनेट बैठक होगी उसे पहले मंजूरी मिलेगी, उसके बाद मंडे को जो है जो बिल जो है वो टेबल होगा, उसका डिस्कशन होगा, फिर आगे की प्रक्रिया चलेगी। तरीके से इस न्यू इनकम टैक्स रिजीम को लेकर बात की जा रही है कि ये आम जनता के लिए बोझ नहीं होगा, इसको समझना बहुत आसान होगा, क्योंकि लोग जो पुराने वाली टैक्स रिजीम थी उसे समझने में उन्हें मुश्किल होती थी। तो इसको लेकर क्या डिफरेंस है जो इस बार देखने को मिलेंगे और बोझ किन चीजों से हटेगा वो भी बताइएगा। रूपाली जी देखिए सरल भाषा में इसको अगर बताया जाए तो पेपरलेस एक तरह से मतलब बन जाएगा सारा प्रोसेस जो है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि बहुत भारी भरकम जैसे कि पुराने जैसे आज से अगर 10-20 साल पहले बने रहेगा। फिलहाल दिनेश जी इस वक्त बड़ी खबर प्रयागराज से महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने का मामला इस वक्त सामने आया है। महाकुंभ के सेक्टर 18 में यह आग लगी है। एक और बड़ी घटना निकल कर आ रही है। आग बुझाने में दमकल कर्मी जुटे हुए हैं, फायर ब्रिगेड वहां पर बनी हुई है और आग को जल्द से जल्द बुझाया जाए, इसका दायरा ना बढ़े, यह आग इतना ज्यादा करवट ना ले जिससे ज्यादा लोगों को नुकसान हो। यह प्रयागराज से इस वक्त बड़ी जानकारी है। तो बिल्कुल आपको बता दें महाकुंभ में पीपा पुल के पास ये आग लगी है, जहां पर सेक्टर 18 में आग को काबू पाने की कोशिश जो है दमकल की टीम के द्वारा किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, मेला क्षेत्र में ये आग लगी है और आग काफी भयानक है, जिसके बाद वहां पर प्रशासन की टीम पहुंची है और श्रद्धालुओं को वहां से निकलने की इत्तला जो है वो की जा रही है, जानकारी जो है वो दी जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि सेक्टर 18 में ये आग लगी है और बचाव कार्य जो है वो जारी है और यहाँ पर कैंप में आग लगी है। सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है, जहां पर तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से दमकल की टीम
टीम जो है वहां पर पहुंची है। फायर एंड इमरजेंसी टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। और एक और हादसा जहां पर पहले भी कुछ दिन पहले देखने को मिला था कि टेंट में सिलेंडर फटने के कारण कई टेंट जो है वो जल गए थे। और फिर से अब आपको बता दें कि बेला क्षेत्र में फिर से आग लगी है और कहा जा रहा है कि आग पर काबू पाया गया है, लेकिन अभी भी टीम जो है वहां पर जुटी हुई है ताकि किसी भी तरीके का कोई नुकसान जो है महाकुंभ के क्षेत्र से सामने न आए। और ये सामने तस्वीरें हैं जहां पीपा पुल के पास ये आग लगी है और पूरी टीम वहां पर मौजूद है, प्रशासन वहां पर मौजूद है। अतिशीघ्र जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें शंकराचार्य मार्ग जो कि सेक्टर 18 में है वहां पर ये पूरी आग लगी है और पूरी प्रशासन की टीम जो है लोगों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है और आग आगे ना फैले उसके लिए भी फायर ब्रिगेड की टीम जो है वहां पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है रूपाली वहाँ प्रशासन के लिए और उस चुनौती से निपटने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है जहाँ एक साथ इतने लोग इकट्ठा होकर कहीं दर्शन के लिए या किसी भी धार्मिक गतिविधि के लिए पहुंचे। और जो ये आंकड़ा 40 करोड़ के आसपास का है, ये वाकई में दर्शाता है कि किस तरह से इसको वहाँ पर संभाला गया है और कोशिश की जा रही है कि इसको जल्द से जल्द संभाल लिया जाए। तो पीछे से आई है। अच्छा, पीछे से। तो फिर यहाँ आप कैसे जाने, आपकी आग लग गई तो क्या किया आपने? वो अपने आचार्य जी आए दौड़ते दौड़ते, मैं कमरे में था, बताया कि आग लग गई है बोल के। तो फिर हम लोग सब सामानों को सब बाहर करने लग गया ताकि जल्दी से। कौन सा आश्रम है ये देवी सप्पत मंडल। सेक्टर कौन सा है? साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुज, पूरी जानकारी बताइएगा, कैसे आग लगी और अभी तक क्या सिचुएशंस है वहां पर? जी, आग के कारणों का अब तक पता नहीं लगा है, लेकिन ये आग सेक्टर 18 में लगी है और ये जो यहाँ पे आग थी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ी और हवाएं बहुत तेज चल रही 2-3 दिनों से, जिस कारण इस आग को बढ़ने में कुछ सेकंड लगे। और अभी जैसे कि वीडियो में देख पा रहे थे दर्शक की कितना तेज धुआं ऊपर उठा और जब मौके पे पहुंचे, हमारी टीम मौके पहुंची तो हम देख रहे थे कि कुछ ही मिनटों में जो फायर ब्रिगेड की उत्तर प्रदेश अग्निशमन की आपात सेवा है वो पहुंच चुकी थी और यहाँ पे आला अधिकारी पहुंच चुके हैं और अब फिलहाल आग पे काबू पा लिया गया है। और जो कोशिशें हैं वो अब बचाव की जा रही है कि किसी तरह की कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई, जनहानि तो नहीं हुई। फिलहाल जो पुलिस का बयान अभी आया है उसके अनुसार किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई और ये आग जिसपे काबू पा लिया गया और ये बड़ी खतरनाक आग थी, लेकिन जो तत्परता थी पुलिस की उसके कारण यहाँ पे कोई भी जनहानि नहीं हुई है। लेकिन अनुज, इसके भी दो पहलू हैं, आग लगना, उस पर नजर बनाए रखना, और दूसरा इस आग से वहां पर हड़कंप ना हो, कोई वहां पर इस तरह की जो अफवाहें हैं वो ज्यादा ना फैले जिससे लोग एक बार फिर से हड़कंप में आ जाए, भगदड़ मच जाए। तो इन दोनों स्थितियों को कैसे वहां पर पुलिस ने संभाला इस दौरान में? पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस तकरीबन 5 मिनट के अंदर ही पूरी फायर सर्विसेज जो आसपास की थी वो यहाँ पर पहुंच गई थी और कोशिश ये थी क्योंकि हवा जो थी वो उसका काफी तेज हवाएं थी, तो जिस कारण आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो गाड़ियां थी तकरीबन 20 से 30 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ चुकी थी और सबसे बड़ा टास्क था कि जो आश्रम के अंदर सिलेंडर है उन्हें निकालना, इसके बाद जो गाड़ियां खड़ी हैं उन्हें हटाना मौके से, तमाम तरह की जो स्थितियां थी उससे निपटना सबसे बड़ा चैलेंज था। और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ कपड़े ही कपड़े लगे हैं और जो बल्लियां जो जिस तरह से लकड़ियों से पूरा पहले भी ये देखने को मिला था कि टेंट में जो है आग लगी थी सिलेंडर फटने के कारण, जहां 8 से 9 सिलेंडर फटे थे और एक एक करके टेंट में आग लग गई थी। इस बार किस तरीके से उस चीज को बचाया गया है कि ताकि आग आगे ना फैले? और दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि हरिहर आनंद जो कैंप है वहां पर ये आग लगी है। ये आग जो है फिलहाल जो सिलेंडर से उन्हें पहले ही निकाल दिया गया था, क्योंकि जो लोग हैं वो भी जागरूक हो गए हैं। सबसे पहले अपने सामानों से पहले लोग सिलेंडर को निकाल करके बाहर ले गए और ये लोगों की कोशिश थी कि किसी तरह की कोई धमाका ना हो, क्योंकि सिलेंडर के बाद फिर आग पे काबू पाना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत सारे टेंटों का यहाँ नुकसान हुआ है। मेरे साथ एक व्यक्ति है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। अनुज, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज को? तो ये आग किस तरह की आग यहाँ लगी थी, आपने देखा होगा तो आग ऐसे बढ़ी आगे। लेकिन बार बार अनुज घटनाएं सामने आना ये कुछ सवाल भी खड़े करती है, तो क्या अभी इस पर किस तरह की जांच जो है वो पुलिस की तरफ से हो रही है और प्रथम दृष्टिया क्या निकलकर सामने आए हैं? प्रथम दृष्टिया आग के कारणों का पता तो नहीं लगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि छोटी सी चिंगारी इस पूरे आग को बड़ा कर देती है। हवाएं बहुत तेज चल रही हैं और बता रहे हैं कि सेक्टर 18 के पीछे से आग आई थी। फिलहाल अभी जो स्थिति है यहाँ पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। बहुत सारे टेंट जले हैं अंदर,
चेक किया जा रहा है कि कोई ऐसी अग्निशमन वाली चीज तो नहीं है जिससे और नुकसान हो सकता है। फिलहाल पुलिस मौके पर आ गई है और बचाव का कार्य अभी चल रहा है। एम्बुलेंस भी आई है, फिलहाल इंजर्ड तो नहीं दिख रहा, लेकिन एम्बुलेंस भी राहत कार्य के लिए यहाँ पे आ गई है। तो कुल मिलाकर के पूरी स्थिति कंट्रोल में है और अब इस आग के बाद का जो बचाव कार्य है उसे किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अनुज यहाँ पर कितना ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं पेश आई हैं जिस पर सवाल फिर लोग खड़े करते हुए या फिर प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आग की घटना ऐसी है कि अभी तक फिलहाल पता नहीं चला है, पहले सिलेंडर फटे थे, तो अब व्यवस्थाओं को लेकर और कितना ज्यादा अलर्ट जो है श्रद्धालुओं को जो वहां टेंट में रह रहे हैं वो भी रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी काफी दिन है महाकुंभ को लेकर और 2 बार आग की घटनाएं सामने आ चुकी है। जी, बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि काफी एक तो इस बार सघन जो यहाँ पे बसावट की गई है टेंटों की, वो काफी सघन कर दी गई है। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी और अच्छी हो गई, जिस कारण स्थितियां लगातार बिगड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 सेकंड नहीं लगता, आग अपना बड़ा रूप ले लेती है। तो फिलहाल यहाँ पे पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है, लोगों को आगे निकालने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह की और कैजुअलिटी ना हो। फिलहाल लोग काफी तत्पर थे, जो भी आसपास के लोग थे, आश्रम के अंदर जो लोग थे, उन सब लोगों ने मेहनत की है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि संयुक्त प्रयास से ये पूरी आग बुझ पाई है। श्रद्धालुओं को संगम की ओर जाने से रोक दिया गया है, क्योंकि कंडीशन अभी भी आप देखिए किस तरीके से आग लगी हुई है, तस्वीरें जो दिखा रही है। जी, संगम के रास्ते नहीं रोके गए हैं। फिलहाल इस तरफ जो रास्ते हैं अखाड़ों की तरफ वाले और संगम लोअर मार्ग जो है, इस तरह के मार्गों को थोड़ा सा रोका गया था। फिलहाल आग पे काबू पा लिया गया और जैसे ही यहाँ से हरी झंडी मिलेगी वैसे रास्ते खोले जाएंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि पल भर में बहुत कुछ यहाँ पे जलकर खाक हो गया, बड़ा नुकसान हुआ है इस आश्रम का। लेकिन लोग जो है उनकी तत्परता यहाँ पे बहुत अधिक थी, फायर ब्रिगेड हो, पुलिस हो, एम्बुलेंस हो, कुछ यहाँ कुछ मिनटों के अंदर आ गया और सबसे ज्यादा मेहनत आश्रम के लोगों ने की। तो कहा जा सकता है कि लोग जागरूक हो गए हैं, लेकिन आग के क्या कारण है इनकी जांच अभी होगी, क्या कारण थे आग लगने के। तो क्या अभी सीएम योगी आदित्यनाथ तक अनुज ये बात पहुंच पाई है, उन्हें जानकारी दी गई है कि आखिर यहाँ पर कौन सी घटना हुई है और इस घटना पे क्या संज्ञान लिया जाना चाहिए? बिल्कुल जानकारी दी गई है, उन तक जानकारी पहुंच भी चुकी है और खासतौर पे डीजीपी भी लगातार संपर्क में बने हुए हैं और यहाँ पे जो एडीएम वो भी आ चुके हैं, जो पुलिस अधीक्षक है, सीओ है, फायर ब्रिगेड के जो अफसर है वो सब आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि उनके संज्ञान में पूरी घटना है और उन्होंने कहा भी है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तत्काल रिलीफ किया जाए। आप एक चीज जरूर अनुभव लगाएंगे कि प्रथम जो घटना हुई थी कि उसके बाद से तत्परता जरूर दिखी है पुलिस की। यहाँ पे कुछ मिनट में ही सारे जो संसाधन थे वो आ गए और तुरंत आग पे काबू पाया गया। बिल्कुल, देखिए अनुज, इससे पहले जब वहां पर भगदड़ हुई थी तो उसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई थी, यानी कुल मिलाकर उस चीज को पुलिस ने निकाला है, देखा है कि भाई उसके पीछे कौन था। उसमें कई लोग पाए गए थे जिन पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। क्या यहां पर भी ऐसी कार्रवाई यानी कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आगे किसी पर गाज गिर सकती है, या जो वहां पर लोग मौजूद थे उसमें भी कोई जिम्मेदार हो सकता है? आज जिम्मेदारी तय होगी इसमें। फिलहाल अभी जिम्मेदारी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि बचाव कार्य किया जा रहा है, लेकिन ये बात आपकी सही है कि उन बिंदुओं की जांच की जाएगी, क्योंकि हवा बहुत तेज है और छोटी सी किसी की लापरवाही या गलती आग को बड़ा रूप दे सकती थी। फिलहाल पुलिस ने तत्परता दिखाई है और अग्निशमन जो पूरे यहाँ पे पूरा विभाग था वो अपनी गाड़ियां लेकर आ गया था मौके पर। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिली, जिससे कहा जा सकता है कि तत्परता तो थी, लेकिन लोगों को अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। एक लंबा समय अभी भी बचा हुआ है और अब जो हवा और धूप, इन दो का प्रकोप अब ज्यादा देखने को मिलेगा और आग के लिए हवा बहुत माध्यम का रूप काम करती है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो चैलेंज था पुलिस के लिए वो था आग को आगे बढ़ने से रोकने का। तो ये अनुज, अभी जो आसपास के लोग हैं, श्रद्धालु हैं या साधु संत हैं, उन्हें कहाँ पर ले जाया गया है, क्योंकि आग ना फैले और अभी काबू पाने की कोशिश की जा रही है, टीम्स वहां पर है, तो उन लोगों को, उन भीड़ को कहाँ पर रखा गया है? तुरंत जैसे ही यहाँ पे आग लगने की सूचना मिली लोग भागते नजर आए और जैसे ही पुलिस और यूपी फायर सर्विस आई तो लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। सामने के जो टेंट थे उन्हें खाली कराया गया, क्योंकि आग कहीं से भी बढ़ सकती थी। आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी वो एक चैलेंज था, क्योंकि बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो आश्रमों में आकर अपनी गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पेट्रोल डीजल गाड़ियां होती हैं। ठीक है, सबसे बड़े चैलेंज को यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। अनुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहे हैं। फिलहाल आपको सुनाएंगे जरा हम लोगों का क्या कुछ कहना है। यहाँ पे जितनी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं 5 मिनट के अंदर आकर सबने
आग पे काबू पाया है। बहुत अच्छा काम, और लोकल अथॉरिटी जो लोग थे उन्होंने भी काफी प्रयास किया और मदद किया है। आग कहाँ से आई थी जी, आग किधर से आई की तरफ से लगी, ये हवा की वजह से, लपट की वजह से ये यहाँ तक पहुंची है। मगर इस आश्रम में कोई जनहानि नहीं, जनहानि जो भी है, जनहानि बस ये है टेंट वगैरह जो जला है वही चीज है। और मौके पे यहाँ के कार्यकर्ता लोग और लोकल जो थे वो उन्होंने बहुत अच्छा, और अग्निशमन यंत्र जो है बहुत अच्छे तरीके से समय पे पहुंचकर इन्होंने बचाया है सर। प्रयागराज महाकुंभ से ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे। इससे पहले अनुज हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने इस पूरी घटनाक्रम को लेकर जानकारी दी है, और उन्होंने कहा है कि मुख्यतः अभी आग के क्या कारण है, किस वजह से आग लगी है, और वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है, जिसके लिए पुलिस ने अभी इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर इसकी कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि आग सुलझी कहां से, आग उलझी कहां से और इसके पीछे का क्या कारण है। लेकिन फिलहाल जो हमारे सहयोगी ने रूपाली कहा कि उसने कहा कि अभी वहां पर नॉर्मल हालात बने हुए हैं, लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि वहां पर जो लगे हुए टेंट हैं या जो तंबू जैसे बनाए गए हैं उसमें नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन लोगों तक नुकसान नहीं पहुंचा है, जिसको लेकर लगातार वहां पर इस वक्त जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। पुलिस मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, आग को बुझाने का हर तरीके से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको सरकार स्तर पर लेकर इसकी जांच कार्रवाई करेगी, और इसके पीछे क्या मूल कारण निकल कर आएगा, क्या ये जानबूझकर लिया गया कोई कदम है या फिर जो नेचुरल रहता है या इस तरह की चीजें निकल कर आती हैं तो उसी का एक हिस्सा हो सकता है, ये बड़े सवाल है। रूपाली, बिल्कुल शीतल, यहाँ पर ये सवाल जरूर बनता है क्योंकि लगातार व्यवस्थाएं जो है और पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है, बार बार संज्ञान जो है हर चीज का लिया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी चीज की दिक्कत ना आए। लेकिन उसके बावजूद ये देखने वाली बात है कि अगर आग लगी तो खुद वहां के लोगों ने जिस तरीके से बताया कि 5 मिनट के अंदर दमकल की गाड़ियां सभी पहुंच गई, आग पर काबू पा लिया। ये एक प्रशासन की बड़ी जीत है कि किसी जानी नुकसान के होने की खबर नहीं आई है। फिलहाल अगर टेंट की बात की जाए तो वहां पर लोगों को भी निकाल लिया गया। तो जिस तरीके से दमकल की टीम ने, प्रशासन ने जुट के काम किया, ये काबिले तारीफ की। ये तीसरा ऐसा वाकया है जो महाकुंभ में अभी तक पेश आ चुका है, चाहे वो भगदड़ की भीड़ हो, भगदड़ मामला हो, या फिर पहले टेंट में सिलेंडर्स फटे वो वाला मामला हो, नुकसान हुआ था। तो यहाँ पर तत्काल जिस तरीके से नुकसान को ठीक करने की कोशिश की गई, आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, ये सबसे बड़ी बात है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और 24 घंटे चौकन्ना जिस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रयागराज में पुलिस है, चाहे वो सीआरपीएफ है या फिर एनएसजी कमांडो है या फिर दमकल की टीम है, हर एक डिपार्टमेंट अपनी जगह वहां पर तैनात है और प्रॉपर टाइम पर जो है वो काम कर रहा है। दोस्तों, सेक्टर 18 में आग लगी है और जो ये आश्रम है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आग के बाद काबू पाने की कोशिश की जा रही है वो युद्ध स्तर पे की जा रही है। ये पूरा जो इलाका है वो पूरा यहाँ पे टेंट है आश्रम 18 का, और देखिए कैसे फायर सर्विस वाले यहाँ पे पूरी आग को बुझाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और यहाँ पे स्थिति बेहद कह सकते हैं कि संवेदनशील स्थिति है। पूरा मोर्चा संभाला गया है यहाँ पे और पूरी जो गाड़ियाँ हैं वो आई हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे यहाँ पे पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आप यही क्या है? देख सकते हैं कि कैसे आग लगी है और बुझाने का काम किया जा रहा है। आप यहीं थे जब आग लगी? आग लगी जब थे आप यहाँ पे? नहीं महाराज जी, कैसे आग लगी कुछ पता है? पता नहीं है कैसे। कैसे आग लगी कुछ जानकारी है? अभी आए अच्छा, उधर से आ रही थी आग। ये कौन सा सेक्टर है गुरुजी?
सेक्टर नंबर 18 है 5 हैं सेक्टर 18 में आग लगी है और आग बताया जा रहा है कि पीछे से आई है। बड़ी संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं सेक्टर 5 से आई। हाँ, सेक्टर 5 में आग लगी थी। हाँ, उधर से धीरे धीरे होते हुए सेक्टर नंबर 18 तक आए। तो ये अभी यहाँ पे सिलेंडर सारे निकाल लिए गए। सिलेंडर तो काफी हर घर से निकाला जा रहा है, टेंट से निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं गाड़ियों को हटाने का काम किया जा रहा है। जो आश्रम के अंदर गाड़ियाँ खड़ी हैं उन्हें हटाया जा रहा है क्योंकि आग तेजी से बढ़ रही है और सेक्टर 5 से आगे बढ़ती हुई सेक्टर 18 में आ गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात है यहाँ पे। सेक्टर 5 से बताई जा रही है कि आग लगते लगते हवा के माध्यम से सेक्टर 18 तक आ गई और यहाँ पे ये आश्रम, कौन सा आश्रम है? संपद मंडल है, देवी संपद मंडल। और देखिए गाड़ी हटाने का जो जद्दोजहद है वो यहाँ की जा रही है और बड़े पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए। जेके न्यूज के लिए अनुज अहमद की रिपोर्ट। तो देखिए, आपने रिपोर्ट देखी और इस वक्त महाकुंभ से लगातार अनुज बने हुए थे जिन्होंने आम लोगों से भी बातचीत की रूपाली। लेकिन बड़ा मामला है क्योंकि किसी जो लोग इस वक्त बातचीत कर रहे थे कि ये आग एक जगह लगी और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और आग ने इतना विकराल रूप ले लिया। हालांकि जनहानि तो नहीं हुई है लेकिन नुकसान जो वहाँ पर बनाए गए कपड़े के जो तंबू हैं या जो टेंट्स हैं वो काफ़ी जल गए हैं और धुएं से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितनी खतरनाक और कितनी भयानक होगी। ये काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है, ये इसकी गवाही दे रहा है किस आग को कितना ज़्यादा वहाँ पर जो है वो फैली हुई है। हालांकि अभी वहाँ पर प्रशासन मौजूद है, पुलिस पहुँच चुकी है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुँची हुई है, फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियाँ पहुँची हुई हैं, वो भी लगातार वहाँ पर जो है वो इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द ये खत्म हो जाए। आपसे अनुरोध है कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे। बाबा जी बाहर आ जाइए प्लीज। कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे। बाबा जी बाहर आ जाइए प्लीज। आपसे अनुरोध है कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे। बाबा जी बाहर आ जाइए प्लीज। आपसे अनुरोध है कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे। बाबा जी बाहर आ जाइए प्लीज। आपसे अनुरोध है कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके। सब कंट्रोल में बाबा जी, सब कंट्रोल में है। तो बिल्कुल आप देखिए किस तरीके से प्रशासन भी वहां पर लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है और यहाँ पर टेंट्स को लेकर अगर बात की जाए तो ज़्यादा उम्मीद होती है नुकसान की, क्योंकि कपड़े के ये टेंट बने हैं और अगर एक टेंट में आग लगती है तो कब ये फैल जाए उसका डर जो है लगातार बना रहा है। यहाँ पर आपको बता दें फिलहाल 5 मिनट के अंदर जिस तरीके से दमकल गाड़ियाँ पहुंची ये बहुत बड़ी बात थी और पूरी आग पर जो है वो काबू पाया गया। फिलहाल जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है और इसी में व्यवस्थाएं जो है वो साफ तौर पर सामने आती है कि कैसे महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं के लिए तैयारियां जो है वो की हुई है। यहाँ पर प्रशासन लगातार वहाँ के जो साधु संत हैं, श्रद्धालु हैं, उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है और संगम का रास्ता फिलहाल नहीं रोका गया है, लेकिन पीपा पुल के पास ये पूरी घटना जो है पेश आई है। सेक्टर 18 में शंकराचार्य ये मार्ग है और इसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से आग की लपटें जो है वो उठती हुई नजर आई, धुंधू करके धुआं जो है वो देखने को मिला और काफी जो आग है वो लगी है और ये किस तरीके से फिलहाल आग लगी है ये जांच का विषय है जिसके ऊपर कार्रवाई जो है पूरे तरीके से की जाएगी और आग लगने के कारणों का पता जो है वो लगाया जाएगा। यहाँ पर फिलहाल सीएम योगी की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन जल्द वो जो है इस पर कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे क्योंकि व्यवस्था को लेकर वो 24 घंटे अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि के समय अपने घर पर ही बैठ के निगरानी रखना हो या फिर बार बार एक हफ्ते में 3 दौरे करके महाकुंभ का निरीक्षण करना हो, वो भी जहां शासन मुस्तैद है तो सीएम योगी खुद वहां पर खड़े हैं। तो यही महाकुंभ को लेकर अगर बात की जाए तो फिलहाल आग लगने की जो घटना सामने आई है उसमें फिलहाल काबू पा लिया गया है और कारण क्या हुए
वो भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और पुलिस वहां पर लगातार डटी हुई है। पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द इसका पता लगे और क्या कारण है, क्या वजह है और कितना नुकसान है उसका आकलन भी किया जाए। अब जरा आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दिल्ली की, और दिल्ली में चुनाव संपन्न होने के बाद अब नजरें नतीजों पर हैं और कल ये नतीजे निकलकर सामने आए हैं। चुनावी नतीजे कल सामने आएंगे। एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, क्योंकि जो एग्जिट पोल चुनाव के बाद निकलकर आए उसमें ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस एग्जिट पोल को नकारा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये मात्र एग्जिट पोल है और हम एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं करते, हम एग्जैक्ट पोल पे विश्वास करते हैं। और एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल में कब बदलेगा, कल इस समय लगभग 12 या 1 बजे तक हल्की सी तस्वीर साफ हो जाएगी और पता लगेगा कि आखिर दिल्ली का बॉस कौन होगा, दिल्ली में कौन सरकार बनाएगा। लंबे इंतजार के बाद क्या बीजेपी का ये सूखा संपन्न होगा? आम आदमी पार्टी का 10 साल से लगातार सरकार में रहकर एंटी इनकम्बेंसी क्या उनके सामने खड़ी होगी, या फिर कांग्रेस शीला दीक्षित के कामकाजों के आधार पर एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब रहेगी? ये 3 कड़ियां हैं और इन 3 कड़ी मजबूत कड़ी कौन होगी ये देखना होगा। वहीं आपको बता दें, फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले का आज आगाज हो चुका है। भारत के सबसे बड़े हस्तशिल्प मेलों में से सूरजकुंड मेला एक है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। और आपको बता दें, आज से फरीदाबाद में ये मेला शुरू होने वाला है, जिसमें अलग लोग आएंगे, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी हो या फिर गुजरात से असम तक। यहाँ उनके द्वारा तंबू जो है लगाए जाएंगे, क्राफ्ट को जो है आगे प्रेजेंट किया जाएगा और काफी जो है लोग आने की संभावना है। और ये हर साल किया जाता है। और किस तरीके से सूरजकुंड मेले की अगर बात की जाए तो हरियाणा को देश और दुनिया में किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, उसके लिए ये बड़ी मिसाल सूरजकुंड मेला है। और ये इसका आगाज हो चुका है और कई दिन तक ये चलने वाला है। तो फिलहाल सूरजकुंड मेले को लेकर अगर बात की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वहां पर पहुंचे हैं, मौजूद हैं। और यहाँ पर कल्चरल सांस्कृतिक प्रदर्शनी जो वो भी की जाएगी और काफ़ी अहम ये मेला रहने वाला है, जहाँ पर क्राफ्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत से लोग, बहुत से देशों के अलग अलग कोने से लोग आएंगे। थीम्स जो है अपनी यहाँ पर रखी जाएगी, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, हर कोई जो है यहाँ पर अपनी थीम को प्रेजेंट करेगा। क्राफ्ट के हवाले से बात की जाए तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस वक्त 7 फरवरी से शुरू होगा और 23 फरवरी तक ये चलेगा। और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिल्प और हथकरघा और परंपराओं का शानदार प्रदर्शन इस मेले में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको बता दें कि स्वादिष्ट भोजन व्यंजन भी मिलने वाले हैं। तो ये मेला काफ़ी इस बार अलग रहने वाला है, जहाँ पर ये 7 फरवरी से शुरू होगा, 23 फरवरी तक चलेगा। और 38वां सूरजकुंड ये मेला है, जहाँ पर सीएम नायब सिंह सैनी जो है वो मौजूद है और 10 लाख से अधिक भारतीय लोग जो है यहाँ पर आ सकते हैं। और काफ़ी अलग जो है छवि देखने को मिलेगी इस मेले की। और यहाँ पर आपको बता दें कि मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालयों के सहयोग से इसको किया जाए और ये 7 से 23 फरवरी तक चलेगा। बिल्कुल, अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि सूरजकुंड का जो मेला है ये भारत मेलों में से एक मेला माना जाता है, हस्तशिल्पों का मेला, जिसमें कई सारे सांस्कृतिक आइटम्स, कई सारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां वहां पर पेश की जाती हैं, वो प्रस्तुत की जाती हैं। और इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, आरबीआई ने जो ब्याज कटौती की है, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, और इसमें आरबीआई के ब्याज दरों में कटौती होने का ये मामला सामने आया है। आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया। आरबीआई ने 5 साल बाद ब्याज दर घटा दी गई है। पिछले 5 साल में पहली बार ये जो है ये ब्याज दर घटाई गई है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी साझा की है। यानी होम, कार सहित कई अन्य लोन अब सस्ते होंगे। यानी जो आरबीआई है, जिससे जो आवश्यकता जिन बैंकों को लोन की रहती है, वो बैंक आरबीआई से यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं और उससे ये लोन आगे लोगों की तरफ जाता है। और उसमें जब ब्याज दरों में कटौती होगी तो जाहिर सी बात है लोन का दायरा बढ़ेगा और आम लोगों को इसकी सुविधा होगी। जिसे घर लेना होगा, घर के लिए लोन लेना होगा या फिर गाड़ी के लिए लोन लेना होगा, उसके लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकती है, जिसका आज खुद आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की है। उन्होंने ये जानकारी जो है वो साझा की है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि पिछले 5 सालों में अब जाकर इस रेपो रेट को कम कर दिया है, ब्याज दर को यहां पर घटा दिया गया है, कटौती कर दी गई है। और
इस कटौती से सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो अलग अलग कार्यों के लिए लोन लेने में सक्षम होते हैं। Improving nowcasting and forecasting of key macroeconomic variables. We forecast, you are aware, growth, inflation, etc. Because this is actually a forward-looking policy. And so we'll continue to do that and develop more robust models. On the regulatory front, I would like to mention, and especially there has been a lot of media attention with regard to some of the proposed regulatory changes pertaining to liquidity coverage ratio, expected credit loss framework for provisioning by banks, the prudential norms governing projects under implementation. We will continue to strengthen, rationalize, and refine the prudential and conduct related framework. I think this is very important in the overall interest of our economy. The interest of the economy demands financial stability and consumer protection. Our mandate in the RBI is to enhance both of them. At the same time, I would like to emphasize economic interest also warrants increasing efficiency in the economy, and this too is our duty. We recognize that just like there are no free lunches, regulation to enhance stability and consumer protection too is not devoid of costs. There are trade-offs between stability and efficiency. We will keep this trade-off in mind while formulating each and every attempt, the right balance, keeping in view the benefits and costs of regulation. I also want to reassure एक व्यक्ति की मौत पुलिस कस्टडी में हुई है। ये मामला इस वक्त सामने आया है। ये पूरी खबर आपको बताएंगे कि आखिर खबर क्या। एक व्यक्ति की मौत पुलिस की कस्टडी में हुई है। आगरा का पूरा मामला जिस व्यक्ति की मौत हुई है और 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसमें से पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई है। अब पूछताछ हुई है या पूछताछ के बाद मारपीट भी हुई है, ये तमाम चीजें, ये तमाम पहलू हैं जिस पर डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल परिजनों ने मौत को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। पुलिस पर ये सवाल खड़े हुए हैं और परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस के द्वारा मारपीट होने से ये मौत हुई है। ये परिजनों का आरोप है और ये वही पुलिस है रूपाली जो पुलिस रक्षा के लिए होती है, सुरक्षा के लिए होती है। लेकिन कभी कभार ऐसे भी मामले निकल कर आते हैं जब किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसे इतना मारा जाता है, इतना पीटा जाता है कि बाद में कस्टडी में ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसके बाद वो पुलिस के लिए भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होते कि ये किन वजहों से मौत हुई है, किस वजह से मृत्यु हुई है। हालांकि इस घटना में अभी तक ये साफ नहीं है कि मृत्यु किस वजह से हुई, मौत का क्या कारण है। लेकिन परिजनों ने फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये पुलिस के द्वारा मारपीट होने से, मारपीट करने से उस व्यक्ति की मौत हुई है। आज दिनांक 6 फरवरी को थाना डॉकी में कबीस चौकी पर 2023 में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था 214/23। उसमें पूछताछ के लिए निवासी ग्राम घड़ी हिसिया से केदार सिंह पुत्र राजाराम इनको बुलाया गया था। पूछताछ कर इनकी जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और इसकी सूचना तत्काल जो है उच्च अधिकारी को दी गई। इसमें प्रथम दृष्टया इनको हृदय की गति रुकने से इनकी मृत्यु बताई जा रही है। फिर भी इनकी जो डेड बॉडी है हमने उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। डॉक्टरों को बता दिया कि इसमें पैनल से और वीडियोग्राफी इनकी कराई जाए और जो भी इसमें आगे निकल के आता है जांच में उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। परिजनों को आश्वस्त किया गया कि अगर इसमें किसी की भी लापरवाही निकलती है किसी पुलिसकर्मी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।